हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपको स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्स पॉइंट में। इस चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया क्योंकि कुछ नाम वो अजीब लग रहा था। यूनिवर्स पॉइंट यानी पॉइंट माने बिंदु, सारे चीज़ों का केंद्र यहाँ पर सब मिलेगा। सब जीके जिसमें आपको सभी क्वेश्चन के सीरीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा अगर नया है और पिछला 7 जो प्रैक्टिस सेट हमने, ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, 6 प्रैक्टिस सेट इसका मतलब हो चुके हैं, उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो उसका मैंने अलग एक प्लेलिस्ट बना रखा है। जाकर वो सब भाई या बहनें जाकर वो क्लासेस जरूर करें। उनसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और ये क्वेश्चन भी अच्छे होने वाले हैं। इस सेट में भी मज़ेदार और काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और जो बच्चा नया है चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि वो हमारे से जीके जीएस पढ़ सके और सीख सके। तो चलते हैं हमारे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मालूम होता है कि हम पहले ही बनाकर लाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब हमने, एक कॉपी थोड़ा चेंज फट गया है इधर, तो ये देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे बना रखा है आप लोगों को। ये सब पिछले सेट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमने बना रखते हैं ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आया होगा आपके। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो हाँ, इस हम लोग हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ही उठाए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम दिन यानी कि जब मरने के टाइम में थे तो वो कहाँ रह रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो वो अपना अंतिम दिन जो थे कहाँ गुजारे, श्रवण बेलगोल सेला। श्रवण बेलगोल सेला या सीला कहते हैं में इन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। ये जो कहाँ है, ये जो है कर्नाटक राज्य में है। ये जगह है कर्नाटक में, ये राज्य में, इस जगह को वही है, ये कर्नाटक राज्य में है। तो आप बता दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस वंश के संस्थापक थे। तो ये जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश की स्थापना इसने ही किया था। अब आप बता दीजिए कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था। तो 322 से 298 बीसी तक इन्होंने शासन किया था। देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो थे एक नॉर्मल बच्चा थे, माने कि लड़का थे, खेलते कूदते थे, इनका बहुत खेलने में मन लग रहा था। तो एक बार का हुआ, चाणक्य थे जो इसके समय, उन चाणक्य का एक खास, उसमें एक चाणक्य में एक पावर था, वो कुछ आने वाली घटनाएं को पहले ही मन में जान लेते थे। तो उनको एक बार आभास हुआ कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। तो ये बात को लेकर के वो घनानंद के पास पहुंचे और घनानंद कहलस कि कोना का पावर बा, आके जब तनी कर, तो वो उनकर बात पर ध्यान नहीं दिया घनानंद, और इनको बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। तो चाणक्य सोचे कि इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो रास्ते में आ रहे थे तो देखे कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो खेल रहे थे, क्या वो कोनो गेम खेल रहे थे गेंदा वाला। तो देखे उनकी बुद्धि और एकाग्रता को देखकर वो मन में ही जान गए कि ये लड़का बड़ा होकर जरूर एक बड़ा सम्राट बनेगा। तो उसको अपने पास ले लिए, उसके माँ बाप से बात करके अपने पास ले गए और उसको अच्छा शिक्षा दिए और ज्ञान अच्छा दिए। तो वो वही जो लड़का हुआ बड़ा होकर क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना। जो इसने शिक्षा जो लिया, कहाँ से लिया शिक्षा इसको भद्रबाहु ने दिया था। भद्रबाहु ने दिया था। ये जो था पहले जब मौर्य पहले जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को पहले मानता था, बौद्ध धर्म मानता था। लेकिन बाद में जब इन्होंने शिक्षा ले लिया भद्रबाहु से, तो ये जो था जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म को बाद में ये अपना लिया था। इसी का चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या है, इसी का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। क्या नाम है इसका अन्य नाम, विष्णुगुप्त जो है इसी का अन्य नाम है। अब आप बता दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का माने राजा कौन बने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। तो एक क्रम याद रखिएगा, CBA। सी से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। बी से इनके बाद आया बिंदुसार। कौन आया बी से, बिंदुसार। इनका शासनकाल आपको याद है 322 से 298। इनका शासनकाल था 298 बीसी से 273 बीसी, इनका बिंदुसार का। इसके बाद आया अशोक का शासनकाल हुआ 269 से
32 BC तक इनका शासनकाल याद कर लेना है आपको, क्योंकि शासनकाल हम पूछ सकता है इन लोगों के, चाहे पूछ सकता है कि सबसे पहले निम्नलिखित में किसका मौर्य वंश का शासक कौन था सबसे पहले। तो आपको इन तीनों का लाइन से CBA, ABC नहीं CBA उल्टा क्रम में याद रख लेना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आपको इतनी बार। अब आप बता दीजिए कि इनकी मृत्यु जो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की कैसे हुई थी। तो ये अपनी मृत्यु के खुद जिम्मेवार थे। ये उदयगिरी की पहाड़ियों पर, उदयगिरी की पहाड़ियों पर क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो उदयगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा, संलेखना व्रत क्या होता है मालूम है? संलेखना व्रत द्वारा प्राण त्याग दिए। प्राण, इन्होंने संलेखना व्रत द्वारा प्राण अपना खुद त्याग दिए, यानी कि बिना कुछ खाए पिए, कुछ हो गया होगा इनके जीवन में तो जिससे गुस्सा होगा चले गए उदयगिरी की पहाड़ियों पर और वहाँ ठान लिए कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अपना प्राण त्याग देंगे। तो उसी को बोला जाता है संलेखना व्रत। उससे अपना मृत्यु इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन, आया होगा आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी लंदन से वापस कब आए। तो हाँ, गांधी जी आइए गोयलन। गांधी जी हर एक स्टेट में वो क्वेश्चन इनका से बन जाला, इतना ही काम कर चुके हैं ना। देखिए गांधी जी से क्वेश्चन आया है दूसरा नंबर की लंदन से वापस कब आए। तो कितना लेकिन होगा पटाख से 1915 पे टिक कर देगा। जबकि बात हो रहा है लंदन से, तो लंदन से ये गांधी जी वापस आए थे। गांधी जी लंदन से वापस कब आए थे? 1891 में। कब आए थे? 1891 में। अब दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो हाँ साथियों, लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यानी लाइट कट गया था जिसके कारण से क्लास रुक गया था। इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वर्टर चालू कर दिए हैं। थोड़ा सा लाइट कम आया होगा, इसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि लाइट कटा है तो क्लास तो रोक नहीं सकते हैं। तो आया है गांधी जी लंदन से वापस 1891 में। तो दक्षिण अफ्रीका से कितने बच्चे इसी का आंसर दिए होंगे? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे कभी? 1915 में। कब? 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस। अब ये दक्षिण अफ्रीका जब आए थे वापस 1915 में, तो गए कब थे? गए थे कब? 1893 में ये गए थे। ठीक है। अब आप बता दीजिए कि गांधी जी ने वहाँ पे फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे। 1904 ईस्वी में स्थापना फिनिक्स आश्रम की किए थे। अब देखिए ये गांधी जी तो जो थे, ये तो इनका उम्र, अब बता दीजिए इनका जन्म कितना था? जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1900। तो ये कितने साल जी गए? यहाँ 30, यहाँ 50, तो यानी कि 80 साल, यानी 80 साल में ये कैसे इनको मारे थे भाई? तो इनको जो मारा था, कौन गोली मारा था? क्या नाम था उसका? नाथूराम गोडसे ने, जो इनको सफाई अभियान के दौरान गोली मारा था। तो इनका भी इतना पावर था कि कोई इनका भीरी ना सकता, इतना इनका पावर था गांधी जी में। ये क्या करते थे, आपको बताए थे पिछली क्लास में, और इस सर बात बोलेंगे चिकनी चपड़ी की 15-20 जना का खून गर्मी हो जाएगा, यानी कि भड़काने का काम इनमें था। जो ऐसा बात बोलेंगे कि इनका कोई छू नहीं सकता था, भीरी इनका कोई नहीं सट सकता था। अब आप सोचिए एक बात, ये इतने पढ़े लिखे घर के थे, इतने पढ़े लिखे और अमीर घर के थे, ये चाहते तो यीशु आराम से जिंदगी जी सकते, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन अपना एक पतला, क्या बोलते हैं उसको, धोती और चरखा के माध्यम से ही गुजार दिया आप देश की आज़ादी दिलाने में। तो इनको भी इसीलिए महान कहा गया है। तो ये अच्छा काम भी किए हैं, ना कि मैं जिससे बोलता हूँ वो आपको क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए सब बातें करते रहता हूँ। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन का इतना ही आंसर था। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन, आया होगा आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंडमान निकोबार की बात आ गया
तो अंडमान निकोबार में आपको याद कर लेना है कि अंडमान निकोबार में बंगाली भाषा बोली जाती है। बंगाली भाषा बोली जाती है, बंगाली भाषा अंडमान निकोबार में। अब आप बता दीजिए कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है। तो इसका तो राजधानी सभी बच्चे याद होंगे, पोर्ट ब्लेयर में इसकी राजधानी है। अब ये बताइए अंडमान निकोबार कितने द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो 572 द्वीप समूह से मिलकर ये बना है, समूह से ये मिलकर बना है अंडमान निकोबार। अब आप बता दीजिए अंडमान और निकोबार के बीच ये दोनों जो है अंडमान और निकोबार कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। तो अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग हैं, जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते। लाइट आ रहा है जा रहा है तो इसके लिए दिक्कत नहीं होना, 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अंडमान निकोबार कितने 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। और आप एक बात बता दीजिए यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं अंडमान निकोबार की। तो सैंडल पीक बहुत अच्छा से नाम यहाँ का, सैंडल पीक, साउथ बटन ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन, नॉर्थ बटन और एक नाम है बार राष्ट्रीय उद्यान। इतने सारे वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ आपको याद रखने हैं, यहाँ पर जैसे में हमने याद करवाया था सबसे लंबा समुद्री बीच कौन है, तो आपने बताया था उस वीडियो में। तो आप बताइए अंडमान निकोबार में कौन कौन से बीच है। तो एक है बीच जो है रानी लक्ष्मीबाई मरीन, एक है इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई मरीन। और एक है दूसरा महात्मा गांधी मरीन। देखिए यहाँ भी ये आ गए महात्मा गांधी मरीन, यानी कि ये जो थे छोटे कोई आदमी नहीं थे, गांधी मरीन इनके जिम बड़े काम था। ये दो जो बीच है अंडमान निकोबार की आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जहाँ से लड़का पढ़ पाए। ये सब अंडमान निकोबार का सभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे खाली राज्य राजधानी, और ये राज्य राजधानी में तो नहीं आता है, राज्य में है ये नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो मैं जहाँ तक मेरी उम्मीदें हैं कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। हम आ चुके केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, और मुझे आशा है कि आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे, और एक नोट्स बनाया हुआ और एक पीडीएफ में बहुत अंतर होता है। तो लाइट आ गई है, अचानक रोशनी जब बढ़ रहे हैं समझना कि लाइट आ गया। तो लाइट आ चुकी है, और आपको मैंने क्या बोला कि आपको अपना नोट्स हाथ से दम जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखते जाना है साफ साफ। तो चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -21 kg होता है। 21 नहीं 27 kg होता है। 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का यह भी क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका होता है, जो कि सबसे कम होता है। सबसे कम जो इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। अब आप बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फिर तो वही लिख रहे हैं ना, तो हिंदी में लिख देते हैं दोनों को। प्रोटॉन अनुपात न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना होता है इनका अनुपात,
तो देखिए ये जो है एक अकेला और ये 1837, इनका अनुपात ये होता है। तो आपको अनुपात से भी क्वेश्चन बन सकता है कभी, तो इसलिए ये भी आपको नोट्स कर लेने हैं। 5वां क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? 3D बीमारी को कौन सा बीमारी को 3D बीमारी के नाम से जानते हैं? तो चलिए हाँ बताते हैं हम। 5वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3D। ऐसे भी लिख सकते हैं 3D या 3D। उसको पेलग्रा बीमारी को ही 3D बीमारी के नाम से जाना जाता है, पेलग्रा बीमारी को। ये जो बीमारी है किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन B3 की कमी के कारण ये होती है, विटामिन B3 की कमी के कारण। अब मैंने पिछले ही वीडियो में बता रखा है कि विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है कारण कौन है बताइए। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? जो बच्चा बता दिया वो समझो कि क्लास में रहता है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन होता है। क्या है? नियासिन। बहुत सुंदर आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही क्लास में रहना है आपको, और हर चीज़ को, हर क्लास याद करने के बाद ही दूसरे वीडियो में आपको पहुंचना है, ताकि वो सब रिवीजन भी करना है। एक हफ्ते बाद आपको खुद रिवीजन कर लेना है सबका, ठीक है। हम रिवीजन भी करवाएंगे कभी कभी। अब 3D में कौन कौन? डी यानी वो तीनों बीमारी डी से स्टार्ट होगा। तो कौन कौन भाई? डिमेंशिया, एक बीमारी का नाम है डिमेंशिया, एक जो है डायरिया, और एक जो है डर्मेटाइटिस। क्या है? डर्मेटाइटिस। ये जो है त्वचा का रोग है। डर्मेटाइटिस जो है त्वचा का रोग है। ये तो ये तीनों जो है डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3D विटामिन भी बोलते हैं। अब एक बीमारी है शुष्का पक्षिका बीमारी, शुष्का पक्षिका या थैलमिया। ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और ये जो है आँख की बीमारी। क्या? आँख की बीमारी है, ये आँख में होती है, आँख की बीमारी है जीरोफ्थैल्मिया। और ये किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण। तो इसीलिए बोलल जाला कभी कभी कि ज़्यादा मोबाइलवा रील्सवा ना देखो, नहीं तो यही सब होने वाला है, जीरोफ्थैल्मिया। रील्स तो हज़ारों देख लेबा, लेकिन आज वो जीरो पे आँख में क्या हो जाएगा? जीरोफ्थैल्मिया हो सकता है। तो यही चलते तनिसा ये सब का यूज कम करो, और चश्मा उश्मा का यूज करके ये सब करना है तो कीजिए। आता है इसके लिए चश्मा, तो इसीलिए जीरोफ्थैल्मिया। आप बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। ऐसे ही आपको हर टॉपिक आते रहेगा तो रिवीजन होते रहेगा। इस समय ये सब रिवीजन हो रहा है, रेटिनॉल। तो बताइए स्कर्वी जो है स्कर्वी ये किस विटामिन की कमी के कारण था? स्कर्वी रोग। तो ये तो इजी क्वेश्चन हमने पूछ दिया आपसे, विटामिन सी के कमी के कारण होता है स्कर्वी। तो इतने सारे चीज़ों को आपको इस बीमारी से इतने सारी चीज़ों को याद रखना है। चलते हैं, 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आया होगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए भाई, पंडित रविशंकर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे क्वेश्चन बहुत सारे एसएससी पूछता है, तो इसलिए हर सेट में हम यहाँ से क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं, खोज कर कि क्वेश्चन छूटे ना आपसे, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, आपके पास जितने भी ग्रुप हो हर ग्रुप में। ये छोटा बच्चा भी देखेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिन भर से वो आलतू फालतू चीज़ से बढ़िया ये सब देखे, उसको जानकारी ही प्राप्त होगा कि ना। तो इससे बढ़िया बा उनको लोग भी भेजो कि उनको ज्ञान होके। चलो तो देखो कौन नंबर क्वेश्चन है? 6ठा नंबर क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है बाबू लोग, सभी को मालूम होना चाहिए पंडित रविशंकर के बारे में।
तो पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। किससे? हम आपको 12 बच्चा बोल रहे हैं, इसके लिए सॉरी, आप लोग तो मेरे भाई बहन जैसे, ठीक है, आई एम सॉरी। पंडित रविशंकर कैसे है? सितार से संबंधित है, सितार से। अब इनके बारे में कुछ आप बता दीजिए कि इनको जो थे भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न ये ऐसे थे जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है। 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। इनको और क्या क्या मिला है? पद्म विभूषण, और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। पद्म भूषण भी, आपको इनका डेट नहीं याद रखना है, ये वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डेट को याद रखना है। पद्म भूषण भी इनको मिला है। इनकी जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा का बुक जो है, इनका क्या नाम है आत्मकथा का? तो इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ। शायद उल्टे हैं क्या दोनों? माई लाइफ माई म्यूजिक है इनका, लेकिन यही है। हाँ, बोल ही रहे हैं कि माई लाइफ नहीं, हाँ दिमाग पे आया, माई लाइफ माई म्यूजिक है, माई लाइफ माई म्यूजिक। तो कन्फ्यूजन वाला ये वर्ड है कभी भी, तो आपको माई लाइफ एंड माई म्यूजिक याद रखना है। इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। अब आप बता दीजिए सितार से और कौन कौन से संबंधित है? सितार से कुछ संबंधित लोगों के बारे में जान लीजिए। उमा शंकर, उमा शंकर मिश्र कहें या मित्र कहें, कुछ ये मिश्र शायद कहलाते हैं। उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य, बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी, निखिल, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, वंदे हसन, वंदे हसन, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, और राजीव जनार्दन। ये जो चीज़ें हैं आपको, इन सबको नाम आपको कम से कम सितार से याद रखने होंगे, क्योंकि ये नहीं देगा पंडित रविशंकर, ये हर बच्चा को नॉर्मली हर सेट हर बुक में पहला ही क्वेश्चन ये सब दे देता है। तो इनमें से कोई को पूछ सकता है आपको, तो इन चारों पाँचों के नाम जो है याद रख लेना है आपको। हाँ, तो उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य महाराज, निखिल बनर्जी का नंबर क्वेश्चन था 6ठा। एक और इनमें नाम याद रख लीजिएगा, निखिल, विलायत खान, ये भी बहुत चर्चित रहे हैं। विलायत खान, विलायत खान भी सितार में बहुत चर्चित रहे हैं। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आपको इस इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन से इतना याद रखना है। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि वैशगु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी किस राज्य में वैशगु त्योहार मनाया जाता है? वैशगु, वैशगु, देखिए ऐसा ही सही पूछेगा। वैशगु कैसा नाम है? सुनने में आपको लग रहा हो कि पहली बार सुन रहे हैं वैशगु, लेकिन सुने होंगे। असम का ये त्योहार कहाँ का है? असम में मनाया जाता है। ये असम में मनाया जाता है, मनाया जाता है, असम का त्यौहार है। तो अब बताइए असम का और कौन कौन से हैं? तो ये तो सबको याद है, बिहू, मी दम फी, ये अजीब है, मी दम फी, ये भी उत्सव मनाया जाता है कहाँ? असम में ही। और एक आता है वैशगु हो गया, बैखो, बैखो त्यौहार मनाया जाता है। एक होता है बैखो, अली आई लिगांग, अली आई लिगांग, ये अजीब नाम है ना थोड़ा सा, तो आपको याद हो जाएगा, ये सब अजीबे नाम याद होता है जल्दी। अली आई लिगांग। और एक है अम्बुवाची, अम्बुवाची का मेला भी वहीं लगता है, अम्बुवाची मेला, मेला कहें या त्यौहार कहें, अम्बुवाची मेला। एक है देहिंग माजुली, सॉरी माजुली देहिंग पटकाई, ये तो टाइगर रिजर्व का भी एक नाम है, लेकिन इसका है माजुली देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। आपको ये सभी त्योहारें भी याद रहनी चाहिए, असम की ही है, आपको इतना ही असम का याद रखना है। जब असम का याद हो चुका है तो बिहार का भी याद कर लेते हैं, छोटा है। बिहार का कौन कौन से हैं? तो बिहार का जो है जितिया, आपको तो मालूम है बिहार में जो जितिया क्यों किया जाता है? अपने माताएं जो होती है अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जितिया पर्व करती हैं। तो जितिया, सरहुल, सरहुल, छठ पूजा, छठ पूजा तो अब हर पूरा विदेश में भी मनाया जाता है छठ पूजा, अच्छा पवित्र त्यौहार है छठ पूजा। सरहुल हो गया, जितिया हो छठ पूजा, कर्मा, कर्मा और सोहराय, ये सभी जो है 5 को है जो बिहार का जो
पर्व है, बिहार का त्यौहार है, आपको इस पाँचों भी याद रख लेने हैं। तो इस प्रकार त्यौहार वाला क्वेश्चन भी एक हर सेट से अब करना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन सब बनेगा तो यही सब क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन आएगा। अलिया लिगांग का त्यौहार पूछ देगा तो लेकिन के दिमाग में घूम जाएगा कहाँ से आ गया। ये सब बिहू पढ़ पढ़ के सब जगह सब बिहू है सब के पढ़ी तो सब कोई पढ़े के बनू, तो यही चलते तनि सा हार्डे करल जाए तो सही हो गया। चलो 7वां हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आया होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो दिवस वाले क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे हम तो हर सेट से लाते हैं आपको। विश्व पिछली क्लास में क्या हुआ था ना, अचानक लाइट बंद हो गया था, आपको बताया था कि लाइट कटने वाला है, तो 7 ही क्वेश्चन उसमें हो पाया था। तो अब की बार पूरा होगा। अब की बार इन्वर्टर का व्यवस्था कर चुके हैं, लाइट कटबो करेगा तो लाइट थोड़ा डिम होकर पढ़ाई हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। बहुत अच्छा आपने बताया, ये इजी क्वेश्चन था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब? तो 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। तट अब हिंदिया में कोनो की यादें ना हुई, तटरक्षक दिवस का कहल जाला, सब याद के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस। हाँ जानते नहीं कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस, तो सब याद करे के रहेला हिंदियों में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे इसी को बोलते हैं। 1 फरवरी को, 2 फरवरी को तो मालूम चल गया, 3 फरवरी को कुछ नहीं हुआ, 4 फरवरी को बता दिए। 4 फरवरी को क्या मनाता है? तो कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कैसे याद करेंगे भाई, करके देखो। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 4 यानी चीर फाड़ होला ना, कैंसर हुई तो चीर फाड़ करे पड़ला, तो इसलिए एक करके याद कर लिया लोग। 4 फरवरी, और यही 4 फरवरी को मनाते हैं श्रीलंका दिवस भी, यानी श्रीलंका का स्थापना भी 4 फरवरी को शायद कहा जाता है। 4 इसीलिए श्रीलंका दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 7 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 7 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है कहिया? 7 फरवरी को विकास सप्ताह। 7 फरवरी को हो गया, तो बताइए 8 फरवरी कुछ नहीं, 9 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 9 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। यह सब पूछेगा, इंटरनेट दिवस कब मनाया जाला, बड़ी इंटरनेट चला होता लोग। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 9 फरवरी को। 12 फरवरी को मनाते हैं, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो ये सारे दिवस आपको याद रहने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन से आपको 6 या 7 हम करा दे रहे हैं, इससे आपको कम नहीं समझना है, आपको इतना याद हो जा रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है ये आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आओ ऐड किया जाएगा। हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, यही 1-2 नंबर कम हो जाएगा मेरा जीएस में, तो इसलिए इसको भी करते रहना है। और मैथ रीजनिंग अपना पढ़िए। मैथ के लिए क्लास मेरा टाइम कम ना मिलता है, स्क्रीन तो मेरा टच वाला नहीं है कि इसमें क्वेश्चन ऐड कर खुद से लिख के लाएंगे फिर क्वेश्चन देंगे, तो उसमें थोड़ा बोरिंग क्लास फील होगा। ये सब है कि लिखते जाना है, अपने दिमाग में जो याद रहता है लिखते जाना है, उसमें समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलते हैं। 8वां हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है खेलो इंडिया गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं है, ये हो सॉरी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब हुआ था? इसका 2023 में जो हुआ है, इसका शुभंकर कौन है? शुभंकर तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला। अब बता दीजिए, उज्ज्वला से नाम आया तो जो उज्ज्वला योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उज्ज्वला योजना किस राज्य से चला था? तो उत्तर प्रदेश के
कौन जिला, उत्तर प्रदेश के कौन जिला? तो क्या नाम है? बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया से चला था उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुआ था बलिया से। ये भी इसी में आपको याद रख लेना है। वैसे तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको जरूर पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नाम आ गया तो सोचा कि आपको याद करा दें। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वो भी करंट अफेयर से है। आर वैशाली भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर वैशाली जो है भारत की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की? तो आर वैशाली भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। तीसरी ग्रैंड मास्टर, तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। महिला, तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है, महिला ग्रैंड मास्टर। तो इनका पूरा नाम क्या है? आर वैशाली का इनका पूरा नाम है रमेश बाबू। अजीब नाम है ना थोड़ा सा, रमेश बाबू वैशाली, इन्हीं का इसीलिए आर वैशाली सिर्फ लिखा गया है क्वेश्चन में आपके। तो रमेश, इसी को आर वैशाली ऐसे लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। अब रमेश बाबू जो वैशाली है ये तीसरी है, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है भाई? पहली महिला भारतीय के है, भारतीय में के भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, पहली महिला कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी, पहला सब याद होगा, सबको याद होगा पहला, कोनेरू हम्पी। तो दूसरी कौन बताएगा? दूसरा, पहली ये हो गए, तो दूसरी जो है, दूसरी महिला, भारत की दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है द्रोणावली। द्रोणावली, ये दोनों का नाम याद रखना है, क्योंकि ये अपडेट हुई है ना तीसरी ग्रैंड मास्टर। तो ये ना दी तो जानते हो कि सब पढ़ ले हुए सन, हई दे दी, दूसरा दे दी, पहला दे दे, तो इसलिए भी। तो भारत की पहली, पूरा दुनिया के, विश्व की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विश्व की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, इहो याद कर लेना है। कौन थी भाई ग्रैंड मास्टर? विश्व की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, तो वो है एस विजयलक्ष्मी। एस से क्या हो गई? एस ले हो गई सुब्बाराजन। सुब्बाराजन पूरा नाम ही हो गई, सुब्बाराजन विजयलक्ष्मी। तो यही चलते खाली ये सवे दे ले रहा, बड़का नाम लिखे में सोच तुल पड़ेला। विजय, ओहो, एस विजय, सुब्बाराजन विजय लक्ष्मी पहली कब बनी थी? ये भारत की, विश्व की 1979 में ये बनी थी। इनका डेट आपको याद रखना है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस सेट में, और ये सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे, चुन चुन के लाते हैं आपको लिए, इतने मेहनत करते हैं और आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा सैड महसूस होता है। लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।